हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं द वर्ड ऑफ बुद्धिस्ट 001 में। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि पृथ्वीराज कौन है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। फिल्म के प्रमोशन के दौरान अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा, दुर्भाग्य से हमारी इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखी हुई हैं। आक्रमण करने वालों पर लिखा हुआ है, लेकिन हमारे खुद के राजाओं पर 2-2 लाइनें लिखी हैं। हमारे राजा भी महान थे, उनकी कहानी सबके सामने लाइए। मुझे फिल्म के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहानियां सुनाई तो मुझे लगा कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी बातें हैं और हमें पता नहीं। मैंने इनसे कहा भी कि ये सब सही है न डॉक्टर साहब, ये सब काल्पनिक तो नहीं है न। तो आइए हम भी यही समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की लोकप्रिय कहानियां कल्पना है या हकीकत। शिलालेखों और इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज चौहान को लेकर क्या कुछ दर्ज है और पृथ्वीराज चौहान के कुछ किस्सों को कवि की कल्पना और हकीकत कहने वालों के क्या तर्क हैं। पृथ्वीराज रासो क्या है? फिल्म, टीवी सीरियलों, दादी नानी के किस्सों या रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में संभवतः आपने पृथ्वीराज चौहान की जो कहानियां पढ़ी या देखी होंगी वो संभवतः इसी पृथ्वीराज रासो से निकली हैं। पृथ्वीराज रासो एक बड़ी कविता है जिसे आदिकाल यानी साल 1400 के दौर की रचना माना जाता है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। साहित्य के इतिहास के इसी विकासक्रम में शुरुआती दौर को आदिकाल कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसी कविता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताई गई है। इस कविता के लेखक चंद बरदाई बताए जाते हैं। पृथ्वीराज रासो की कहानी कुछ यूं है। पृथ्वीराज अजमेर के राजा सोमेश्वर के बेटे थे। सोमेश्वर की शादी दिल्ली के राजा अनंतपाल की बेटी कमला से हुई। दूसरी बेटी की शादी कन्नौज के राजा विजयपाल से हुई, जिनसे जयचंद पैदा हुए। अनंतपाल ने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया। जयचंद को बुरा लगा। बाद में जयचंद ने यज्ञ का आयोजन किया और बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखा। पृथ्वीराज यज्ञ में नहीं आए। गुस्साए जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर रखवाई। संयोगिता को पहले से पृथ्वीराज पसंद थे। संयोगिता ने मूर्ति पर माला डालकर अपने प्रेम का इजहार किया। बाद में पृथ्वीराज आए, लड़ाई करके संयोगिता को दिल्ली ले आए। पृथ्वीराज रासो के मुताबिक पृथ्वीराज का ध्यान संयोगिता पर ज्यादा रहा। इस बीच मोहम्मद गोरी का हमला हुआ। पृथ्वीराज ने हराया और गोरी को छोड़ दिया। गोरी ने फिर हमला किया और पृथ्वीराज पकड़कर गजनी ले जाए गए। पीछे से कवि चंद बरदाई भी पहुंच गए। चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्दभेदी बाण चलाकर पहले गोरी को मारा और फिर एक दूजे को मारकर मर गए। तो ये थी पृथ्वीराज रासो की वो कहानी जो लोक कथाओं में भी शामिल है और एक बड़े तबके के लिए हकीकत भी है। पर हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान और इतिहासकार इसे सच नहीं मानते हैं। कब रचा गया पृथ्वीराज रासो? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकार और बड़े विद्वान थे, जिनका जन्म 1884 और निधन 1941 में हुआ था। अपनी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास में आचार्य शुक्ल ने लिखा, पृथ्वीराज रासो में दिए हुए साल संवत ऐतिहासिक तथ्यों के साथ मेल नहीं खाते हैं। ऐसे में पृथ्वीराज के दौर में इसके लिखे जाने पर संदेह है। अनेक विद्वानों ने इन कारणों से पृथ्वीराज रासो को 16वीं शताब्दी साल 1500 से 1600 में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमूर जैसे कुछ बाद के शासकों के नाम आने से ये शक और मजबूत होता है। आचार्य शुक्ल की ऊपर लिखी बात को एक ऐतिहासिक तथ्य से समझते हैं। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल साल 1177 से 1192 था। ऐसे में चंद बरदाई या उनके बेटों का पृथ्वीराज रासो में लगभग 200 साल बाद के शासक तैमूर का जिक्र करना कैसे संभव है? मशहूर इतिहासकार और हिंदी लेखक राय बहादुर पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने भी पृथ्वीराज रासो को कल्पना और तथ्यों से दूर बताया। पंड्या के मुताबिक पृथ्वीराज रासो में संवत का फर्क 90-91 साल के अंतर के नियम से पड़ता है और ये अंतर भूल नहीं बल्कि जानबूझकर रखा गया है। इसके पक्ष में पंड्या ने पृथ्वीराज रासो के एक दोहे का जिक्र किया, एकादश से पंचद विक्रम साक अनंत, जिसमें साक अनंत का अर्थ बताया गया 0 और नंद यानी 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। लेकिन आचार्य शुक्ल समेत कई विद्वानों ने ये सवाल उठाया कि ऐसे कैसे 90 साल घटा दिए गए। आचार्य शुक्ल ने अपनी किताब में लिखा, नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनके शासनकाल को राजपूतों ने निकाल दिया। पंड्या के ऐसे तर्क सिर्फ कल्पना ही है, क्योंकि आज तक कहीं से भी किसी प्रचलित विक्रम संवत से कुछ साल निकालने का कोई मामला सामने नहीं आया है। पृथ्वीराज रासो अगर किसी समसामयिक कवि ने रचा होता तो कुछ थोड़े से अंशी पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं तो ठीक होती।
डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर हरदयाल के संपादन में छपी किताब हिंदी साहित्य में भी इस बारे में और जानकारी मिलती है। किताब में लिखा है, पृथ्वीराज रासो को जाली मानने वालों का एक तर्क ये भी था कि इसमें अरबी फारसी शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पर इसे ये कहकर रासो समर्थकों ने खारिज किया कि कवि चंद लाहौर के रहने वाले थे और ये इलाका मुसलमानों के प्रभाव में आ गया था, इसलिए भाषा में अरबी फारसी आना लाजिमी है। इन सब के बावजूद अगर सिर्फ इतिहास के नजरिए से देखें तो ज्यादातर जानकारों ने कहा कि पृथ्वीराज रासो की घटनाएं इतिहास से नहीं मिलती हैं। पृथ्वीराज रासो का लेखन काल और बहस। संभव है आपके मन में ये ख्याल आ रहा हो कि फिर ये इतना बड़ा पृथ्वीराज रासो किसने लिखा और कब लिखा। गौरी शंकर ओझा के मुताबिक पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत यानी साल 1543 में लिखा गया, यानी पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के 351 साल बाद। आचार्य शुक्ल ने लिखा, ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज के बेटों गोविंदराज या हरिराज के किसी वंशज के यहाँ चंद नाम कोई भट्ट कवि रहा होगा जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता को लेकर कुछ लिखा हो। इन्हीं सब को उसी दौर का मानकर रासो के नाम से ये इमारत खड़ी की गई हो। भाषा के स्तर पर भी पृथ्वीराज रासो को जानकारों ने खरा नहीं माना। कहा गया कि कहीं कहीं इसकी भाषा आधुनिक लगती है तो कहीं प्राचीन, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना था कि पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा संयुक्ताक्षरमय अनुस्वारांत प्रवृत्ति वाली मिलती है, जिससे ये 12वीं सदी का ग्रंथ लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य और हिंदी भाषा के एक जाने माने जानकार विश्वनाथ त्रिपाठी भी हैं। अपनी किताब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं, पृथ्वीराज का रचनाकाल और इसका मूल स्वरूप सबसे ज्यादा विवादास्पद है। इसलिए जब डॉक्टर बुलर को पता चला कि रासो की तारीख, व्यक्तियों के नाम और घटनाएं इतिहास से मिलती नहीं हैं तो उन्होंने इसको प्रकाशित न करने की सिफारिश की। डॉक्टर बुलर वही शख्स थे जिन्हें 1875 में कश्मीर से जयानक भट्ट की संस्कृत में लिखी पृथ्वीराज विजय मिली। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी मिलती है वो इतिहास और तारीखों के हिसाब से हकीकत के ज्यादा करीब लगती है। पृथ्वीराज रासो को प्रचारित करने का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और इतिहासकार स्कॉलर कर्नल जेम्स टॉड को भी जाता है। जेम्स टॉड राजस्थान में तैनात होने वाले शुरुआती ब्रिटिश अधिकारियों से एक थे। साल 1829 की अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में जेम्स टॉड ने पृथ्वीराज रासो की कहानी को शामिल किया। साथ ही कई बार पृथ्वीराज चौहान के लिए अंतिम हिंदू शासक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। पृथ्वीराज चौहान का सच क्या है? संभव है कि आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता सवालों के घेरे में है तो पृथ्वीराज चौहान का सच क्या है। अब हम आगे की कहानी में इतिहासकारों और पृथ्वीराज विजय के जरिए यही समझने की कोशिश करते हैं। मध्यकालीन भारत के एक जाने माने इतिहासकार सतीश चंद्र माने जाते हैं। सतीश चंद्र ने अपनी किताब मध्यकालीन भारत में पृथ्वीराज चौहान पर लिखा था। इस किताब के अध्याय 5 में सतीश चंद्र ने बताया, गुजरात के राजाओं के अधीन रह चुके चौहानों ने 10वीं सदी के अंतिम सालों में नदौल में राजधानी बसाए। इस वंश के शासक विग्रहराज ने चित्तौड़ पर कब्जा किया और अजयमेरू यानी अजमेर को बसाया। विग्रहराज ने धृलिका यानी दिल्ली को 1151 में तोमरों से छीना। चौहान राजाओं में सबसे मशहूर पृथ्वीराज तृतीय थे जो साल 1177 के आसपास गद्दी पर बैठे। पृथ्वीराज ने तत्काल प्रसार की नीति अपनाई और कई छोटे छोटे राजपूत राज्यों पर जीत हासिल की। गुजरात के चालुक्य राजा के खिलाफ संघर्ष में वो सफल नहीं हुए, इसलिए गंगा घाटी की ओर मुड़ गए। सतीश चंद्र ने किताब में लिखा, पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड की राजधानी महोबा के खिलाफ अभियान चलाया। यही वो संघर्ष था जिसमें आल्हा और ऊदल नाम के मशहूर योद्धा मारे गए। हालांकि प्रचलित कहानियों और महोबा में आज भी सुनाए जाते आल्हा खंड में ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई में ऊदल मारे गए थे, जिसका बदला लेने के लिए आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान से जंग लड़ी और उन्हें हराकर गुरु के कहने पर जीवनदान भी दिया। किताब के मुताबिक कन्नौज के जयचंद ने इस संघर्ष में महोबा के चंदेल राजा की मदद की थी। दिल्ली और पंजाब पर नियंत्रण के प्रयासों का गढ़वालों ने भी मुकाबला किया था। यही दुश्मनी थी जिनके कारण पंजाब से गजनवियों को बाहर करने के लिए राजपूत राजाओं का आपस में मेल असंभव हो पाया। ये वही जयचंद थे जिनको लेकर पृथ्वीराज रासो में कई वजहों से पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी बताई गई थी। गोरी और पृथ्वीराज के बीच पहली लड़ाई। अफगानिस्तान के काबुल से करीब 400 किलोमीटर दूर एक प्रांत है गो। यही वो जगह है जिसके नाम पर शहाबुद्दीन मोहम्मद उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम का नाम मोहम्मद गोरी भी कहलाया और पूरा भारत आज भी उन्हें इसी नाम से जानता है। साल 1173 में गजनी की गद्दी पर मोहम्मद गोरी बैठे।
1178 में गोरी ने रेगिस्तान के रास्ते गुजरात में घुसने की कोशिश की, लेकिन शिकस्त मिली। गोरी ने तैयारी के साथ लौटकर 1190 तक लाहौर, पेशावर और सियालकोट को जीता। इधर चौहान राजाओं की ताकत बढ़ चुकी थी। वो कई आक्रमणकारी तुर्कों को मारकर या हराकर खदेड़ चुके थे। उधर वक्त दो विस्तारपसंद राजाओं का इंतजार कर रहा था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 1191 में तराइन, करनाल, हरियाणा में लड़ाई हुई। ये लड़ाई तबरहिंद भटिंडा पर दोनों के दावों के चलते हुई। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने मोहम्मद गोरी की सेना तबाह हो गई। मोहम्मद गोरी की जान भी एक युवा खलजी सवार ने बचाए। पृथ्वीराज चौहान तबरहिंद की ओर बढ़े। 12 महीने की घेराबंदी के बाद तबरहिंद पर जीत दर्ज की। पृथ्वीराज ने पंजाब से मोहम्मद गोरी की सेना को खदेड़ने की कोशिश नहीं की। इधर मोहम्मद गोरी दूसरी जंग की तैयारी में जुट चुका था। 1192 का तराइन युद्ध। पृथ्वीराज का क्या हुआ? 1192 की ये लड़ाई भारत का इतिहास बदलने वाली थी। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी 1,20,000 सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। उसके साथ एक भारी घुड़सवार सेना और 10,000 घुड़सवार तीरंदाज थे। इतिहासकार सतीश चंद्र ने लिखा, पृथ्वीराज की पिछली विजय का सिपहसालार स्कंद कहीं और युद्ध था। जैसे ही पृथ्वीराज को गोरी के खतरे का अंदाजा हुआ, उन्होंने राजाओं से मदद मांगी। कई राजाओं ने मदद की सिवाय कन्नौज के राजा जयचंद के। किताब में ये लिखा है कि जयचंद के इस मौके पर मदद न करने की वजह सहयोगिता से शादी करने जैसी कहानियां नहीं थी, बल्कि पुरानी दुश्मनी थी। ऐसे में जयचंद का किनारा करना कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। सतीश चंद्र के मुताबिक पृथ्वीराज ने 3 लाख की फौज उतारी, जिसमें घुड़सवारों की संख्या ज्यादा थी और 300 हाथी थे। भारतीय सेना संख्या में ज्यादा थी, पर नेतृत्व मोहम्मद गोरी की सेना का ज्यादा बेहतर था। युद्ध में भारतीय सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए। सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत की किताब में लिखा है, युद्ध से पृथ्वीराज बच निकले, लेकिन सिरसा के पास पकड़े गए। तुर्क सेनाओं ने हांसी, सरस्वती और समाना की गढ़ियों पर कब्जा कर लिया। फिर अजमेर पर हमला करके वहां भी कब्जा जमा लिया। पृथ्वीराज को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने की अनुमति दी गई। इस बात की गवाही देते उस काल के वो सिक्के भी हैं जिन पर एक और तारीख है और पृथ्वीराज देव लिखा है और दूसरी ओर श्री मोहम्मद साम लिखा हुआ है। सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत के पृष्ठ 68 पर लिखा है, कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज को तथाकथित षड्यंत्र के आरोप में मार डाला गया और उसकी जगह उसका बेटा गद्दी पर बैठा। कुछ वक्त बाद पृथ्वीराज के बेटे रणथंभौर चले गए और नए शक्तिशाली चौहान राज्य की नींव डाली और इस तरह दिल्ली का इलाका और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन हो गया। तराइन की लड़ाई के बाद मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे सरदारों के हवाले दिल्ली छोड़कर गजनी लौट गया। 1194 में फिर भारत लौटे गोरी की लड़ाई जयचंद से हुई और लगभग लड़ाई जीत चुके जयचंद की एक तीर लगने से मौत हो गई। इतिहास की किताब में लिखा है कि मोहम्मद गोरी ने अपना अंतिम अभियान 1206 में खोखरी के खिलाफ चलाया और खूब खून बहाया। लेकिन जब मोहम्मद गोरी गजनी लौट रहे थे, तब एक कट्टरपंथी मुसलमान ने गोरी को मार डाला। पृथ्वीराज चौहान, जितने मुंह उतनी बातें। पृथ्वीराज चौहान की कहानी उस दौर की है जिसे हिंदी साहित्य में आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जाता है। यानी उस दौर में जो लिखा जा रहा था वो राजाओं की वीरता का बयान करने के लिए लिखा जा रहा था। साथ ही भारत जैसे विश्वास और मान्यताओं से भरी परंपराओं वाले देश में पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी कहानियां यहीं खत्म नहीं होती हैं। पृथ्वीराज से जुड़ी कई कहानियां कई अन्य दस्तावेजों में भी मिलती हैं। फिर चाहे कश्मीर में डॉक्टर बुलर को मिली पृथ्वीराज विजय हो या फिर ताज अल मासिर, तबकात ए नासिरी, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि और पुरातन प्रबंध संग्रह, हर लिखा हुआ दस्तावेज पृथ्वीराज चौहान से जुड़ी नई कहानी ही बताता है। उदाहरण के लिए जैन दस्तावेज प्रबंध चिंतामणि, इसके मुताबिक पृथ्वीराज चौहान कई दिनों तक सोते रहते और जब आक्रमण होता तो उठाए ना उठते। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इतिहास पढ़ाने वाली प्रोफेसर सिंथिया टैलबोट ने भी द लास्ट हिंदू एम्परर किताब लिखी है। इस किताब में प्रोफेसर सिंथिया डॉक्टर बुलर को कश्मीर में मिली पृथ्वीराज विजय को हकीकत के ज्यादा करीब बताती हैं। हालांकि इसमें 1192 की हार का जिक्र नहीं है, पर चूंकि इसका नाम ही पृथ्वीराज विजय है तो ऐसे में इसमें लिखी बातें सही भी लगती हैं। हसन निजामी के लिखे फारसी दस्तावेज ताज अल मासिर में मोहम्मद गोरी को महान और 1191 की हार को छिपाया गया है और विद्रोह करने के कारण पृथ्वीराज चौहान को मौत की सजा सुनाने की बात लिखी गई है। लेकिन अगर तथ्यों के लिहाज से देखा जाए तो फारसी दस्तावेजों में तबकात ए नासिरी सच के करीब है। इसके लेखक मिन्हाज उस सिराज जुज़ैनी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते थे और जिनको इतिहास की अच्छी समझ भी थी।
मिन्हाज ने गौरी की नाकामियों पर भी लिखा था और पृथ्वीराज के हाथों मिली हार का जिक्र भी किया था। मिन्हाज के लिखे में हंसी का जिक्र भी आता है, जहां से मिले साक्ष्य प्रमाणिक हैं और कल्पना नहीं, हकीकत है। किताबों से इत्र दुनिया। प्रोफेसर सिंथिया लिखती हैं, ऐतिहासिक किरदार पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना बेहद मुश्किल है क्योंकि उस दौर की चीजें कम ही बची हैं या मिल पाई हैं। लेकिन इन सब दस्तावेजों या किताबों से दूर अजमेर के पृथ्वीराज स्मारक में पृथ्वीराज चौहान की बड़ी सी मूर्ति लगी है जिसमें उनके हाथ में तीर धनुष है और वो घोड़े पर सवार निशाना साधते दिख रहे हैं। मूर्ति के नीचे खड़े लोग हाथ जोड़कर नमन करते दिखते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों के लिए पृथ्वीराज चौहान की कहानी वही पूरी सच्ची है जो पृथ्वीराज रासोक में लिखी है या जो अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान में दिखाई गई है। अक्षय कुमार फिल्म प्रमोशन के अपने उस इंटरव्यू में इतिहास की किताबों को फिर से लिखने और बेलेस करने की शिक्षा मंत्री से अपील करते हैं। साथ ही अक्षय कुमार एक इंटरव्यू में डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान के 18 साल तक किए होमवर्क की तारीफ करते हैं। अक्षय कहते हैं, मुझे तो कई लोगों ने कहा कि होमवर्क काफी किया होगा। मैंने कहा कि होमवर्क मैं क्यों करूं? इसके ऊपर अगर मैंने होमवर्क कर दिया तो मैंने तो सत्यानाश कर देना है। इतिहास और ऐतिहासिक नायकों से जुड़े तथ्यों को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इतिहास को इतिहास के आईने में ही देखा जाए, न कि वर्तमान के मापदंडों और नैरेटिव के आधार पर।